एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा। मैं हूं आपका युवराज भैया और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक नए लेवल पे जाने वाले हैं। नए लेवल पे जाने के पहले आइए देखते हैं कि हमने लास्ट सेशन में क्या देखा और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे इस पर्टिकुलर सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं कॉमन सेंस की। मुझे बताइए कि अगर आपको मैं एक एनिलीन दे दूं, ये क्या है भाई? एनिलीन बेंजीन रिंग को जब एक NH2 लगा हुआ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक एनिलीन कहते हैं, NH2। ठीक है, ये एक एनिलीन। अब इस एनिलीन को अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करता हूं तो क्या होगा? और अगर एक और एनिलीन ले ले और इस एनिलीन को NH2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मैं अटैच कर दूं तो क्या होगा? हमें पता है नाइट्रोजन के टकले पर लोन पेयर होते हैं और सारा का सारा बेसिसिटी का खेला किसका है? इस नाइट्रोजन के टकले पे के लोन पेयर का है। जितना ज्यादा ये अवेलेबल उतना अच्छा बेस, राइट? अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो जाहिर सी बात है कि भैया इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा और अगर इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां कम होगी और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां कम होगी तो वो इलेक्ट्रॉन लेस अवेलेबल होगा और अगर इलेक्ट्रॉन लेस अवेलेबल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन इतने बढ़िया तरीके से सामने वाले H पॉजिटिव को अटैक नहीं कर पाए। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन के टकले पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। जितना जितना ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा उतना ज्यादा ये अवेलेबल होगा H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए। मतलब ये एक अच्छा बेस, ये एक बुरा बेस। कॉमन सेंस क्या कहता है? अगर आपके एनिलीन को एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो एक बुरा बेस है, जाहिर सी बात है, वो लोन पेयर को भी खींचेगा। और अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो वो एक अच्छा बेस हो जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर रेडिली अटैक करने के लिए सपोर्ट करेगा इन लोन पेयर्स को। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग रहा है तो हम कह सकते हैं कि बेसिक है, ज्यादा, मोर बेसिक लिख दें, मोर बेसिक। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये हो जाएगा लेस बेसिक। क्लियर बात है? लेस बेसिक। तो देखो यहां क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप इंक्रीजेस द डेंसिटी टू द बेंजीन रिंग। ये क्या कह रहे हैं? अगर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है तो ये डेंसिटी को बढ़ा रहा है, नाइट्रोजन के टकले पर डेंसिटी बढ़ रही है, मेकिंग अरिलामाइंस मोर बेसिक देन द एनिलीन। अरिलामाइन मतलब कि ऐसा देखो बेंजीन रिंग है, उस पे कुछ है ना सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं तो वो अरिलामाइन हो गया। और एनिलीन, ये वाला एनिलीन, इसे छोड़ दो, ये एनिलीन है। ठीक है, While electron withdrawing groups remove the electron density, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अगर आप लगा देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहां से हटा देंगे और हटाने के बाद होगा क्या? द बेंजीन रिंग एंड मेकिंग द अराइलामाइन लेस बेसिक देन एनिलीन। तो एनिलीन ज्यादा बेसिक हो जाएगा। क्लियर बात है? सारा कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? एनिलीन के साथ हो रहा है, राइट? तो फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। आइए, सबसे पहला एग्जाम्पल है, यहां पर ध्यान देना है। बेंजीन रिंग मतलब एनिलीन तो सब जगह होगा ही। देखो भाई, ये हो गया हमारा बेस। इसे कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई और फिर करेंगे डेंस। डेंस करोगे? डेंस करेंगे। कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके ओके भाई। तो अब इसे थोड़ा सा नीचू कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया है, नीचू आ जाओ भाई। तो ठीक है, अब देखो डिफरेंस क्रिएट किया जाए तो यहां पर हमारे पास में है OCH3। क्लियर है? यहां पे लगा रहे हैं हम CH3, यहां पे लगाएंगे कुछ नहीं मतलब हाइड्रोजन, यहां पे लगाएंगे हम लोग क्लोरीन और यहां पे लगा देते हैं NO2। तो वेरिएशन यहां पर है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन के टकले पर के लोन पेयर की। देखो भाई,
यहां पे भी नाइट्रोजन के टकले पर लोन पेयर है, यहां पर भी नाइट्रोजन के टकले पर लोन पेयर है, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। बात आती है बेसिसिटी की, तो हमें देखना है कि कहां पर सबसे ज्यादा अवेलेबल है हमारे ये लोन पेयर, ताकि ये आसानी से अटैक करें और अटैक करने के बाद मजा आ जाए। देखो भाई, ऑक्सीजन के टकले पे लोन पेयर है क्या? जी हां। क्या ये डोनेट होंगे? जी हां। क्या ये रेजोनेट होंगे? जी हां। क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे? जी हां। बहुत बढ़िया। अब यहां पे लोन पेयर है क्या? नहीं। लेकिन यहां पे क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये क्या करेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहे हैं ये लोग भाई। यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, क्लियर है? यहां पर क्या है? यहां पर भी देखो, यहां पर ना डोनेशन है ना यहां पर विड्रॉइंग कुछ हो रहा है, ठीक है? तो यहां पर कुछ नहीं है, तो ये अपना बीच का है, ठीक है? अब यहां पर है क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लोन पेयर तो इसके पास है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये देगा थोड़ी ना, ये बोलेगा भैया मैं तो तुमसे खींचने वाला हूं। तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को यहां से खींचेगा, ठीक है? तो ये शो करेगा क्या? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है? ओके। और यहां पर देखिए, ये शो करेगा नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। जी हां, NO2 क्या है? NO2 एक विड्रॉइंग ग्रुप है और ये यहां से खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? ये नेगेटिव मेसोमेरिक, नेगेटिव इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव मेसोमेरिक, भारी भरकम, सब कुछ यहां पर है, ठीक है? बढ़िया एग्जांपल है। देखो, अब हमें बताना है कि भैया यहां पर सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी देखेंगे। सबसे ज्यादा अवेलेबल कहां है? अच्छा, यहां पर ना ये डोमिनेट करता है, मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों को। तो यहां पर ज्यादा कौन खींच रहा है? NO2। सबसे ज्यादा कौन खींच रहा है? सबसे ज्यादा NO2 खींच रहा है, मतलब यहां इस केस में। यहां पर जाहिर सी बात है क्लोरीन खींच रहा है, भैया हाइड्रोजन तो दे रहा है, तो ये थोड़ा कम बेसिक होगा, तो ये भी चीज ठीक है। इसके बाद यहां पर बात करें तो यहां पर तो CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहां पर तो कुछ नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसका कम होगा। ये इसे और ज्यादा डोनेट कर रहा है और ज्यादा इसे क्या कर रहा है? इसे इलेक्ट्रॉन को अटैक करने के लिए स्टेबल बना रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। यहां से ये अब आसानी से करेगा क्या? प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद इससे भी ज्यादा भारी भरकम यहां पर OCH3 है, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है, ये और भी बढ़िया तरीके से अटैक करेगा। ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये थोड़ा कम करेगा तो छोटा एरो डाल देते हैं, और ये भी थोड़ा कम करेगा तो छोटा एरो डाल देते हैं, ठीक है? देखो, बेस तो सब है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, उसके बाद ये है, अच्छा ये एरो रह गया, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है और उसके बाद ये है। अगर ये छोटी सी बात आपके बड़े से खोपड़िया में घुस चुकी है तो फटाफट से इसे नोट करिए। देखते हैं एक और एग्जांपल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। हमारे पास यहां पर है एक एनिलीन, ये है हमारा बेस, तो इसे हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। ये हो गया 1 2 और ये हो गया 2 से 3, ठीक है? अब देखो भाई, यहां पर हमारे पास यहां पर है एक हाइड्रोजन, यहां पे है दूसरा हाइड्रोजन, वेरी नाइस। उसके बाद यहां पर हमारे पास है एक CH3 और यहां पर भी हमारे पास है दूसरा CH3। उसके बाद यहां पर है CH3, यहां पे भी है CH3, यहां पे है CH3 और यहां पर भी है CH3। अब लोन पेयर की बात करेंगे। नाइट्रोजन के टकले पर यहां पे लोन पेयर है, यहां पे भी लोन पेयर है और यहां पर भी लोन पेयर है। ओके, अब क्या आपको याद है? क्या आपको याद है? क्या आपको वो सर याद है? कौन से सर याद है? अरे भैया, सर इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिटन इफेक्ट, ठीक है? सर इफेक्ट याद है? क्या यहां पे हो रहा होगा? देखो भाई, ऑर्थो पर यहां CH3 है, यहां CH3 है, ये थोड़ा सा यहां पर स्टेरिक हिंडरेंस क्रिएट करेंगे। स्टेरिक हिंडरेंस क्रिएट करने के बाद ये जो यहां पर स्ट्रक्चर है ऊपर का, ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। जैसे ही आउट ऑफ द प्लेन जाएगा, मुझे बताइए कि क्या ये लोन पेयर जाएंगे रेजोनेंस में? नहीं, सर इफेक्ट की वजह से नहीं जाएंगे। क्या यहां पर प्रोबेबिलिटी है जाने की? जी हां, जाने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन यहां पर डोनेशन हो रहा है तो थोड़ी कम है।
राइट, अवेलेबिलिटी यहां पे थोड़ी लोन पेयर की ज्यादा है। और यहां पर अगर देखिए तो हाइड्रोजन्स हैं जो कि बहुत कम यहां पर डोनेट कर रहे होंगे, तो यहां पर ये संभावना ज्यादा है लोन पेयर के डीलोकलाइजेशन होने की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लोन पेयर डिलोकलाइज कहां पे हो रहे हैं? इस एनिलीन में हो रहे हैं। तो मुझे बताइए क्या ये एनिलीन एक अच्छा बेस कहलाएगा? नहीं, ये एक वीक बेस कहलाएगा, क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है इतने बढ़िया तरीके से। उसके बाद यहां पर और उसके बाद यहां पर, रीजन इसका है सर इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिटरी। तो सर इफेक्ट यहां पर है। क्या बात आपको समझ में आ गई? आपको याद है कि सर इफेक्ट मैंने कहां पढ़ाया था, राइट? तो याद करना है, इसे फिर से रिकॉल करना है। यदि भूल गए हैं तो जाकर वापस पढ़ लेना है। रिवीजन इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है। पीछे का जो पढ़ाया है ना, वो पढ़ाने के बाद एक बार सुन लिया, दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसा मत करना। जो पढ़ाया है उसे सुनो, समझो, रिवाइज करो। अब पढ़ाया इसीलिए तो जाता है कि आप अप्लाई कर पाओ। जब आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, आपको क्या लगता है वहां पे पढ़ाया उसमें कि एप्लीकेशन वहीं खत्म हो गए? नहीं, ये जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ये जीरो से लेके हीरो के जर्नी में आपको सारी चीजें जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, ये आखिरी के चैप्टर तक आपको काम आने वाली है। ऐसा नहीं है कि अगर पहले चैप्टर में मैंने कुछ पढ़ाया है तो आखिरी चैप्टर में काम नहीं आएगा। भैया सब कुछ कनेक्टेड है। तो आपको हर एक चीज पढ़नी है, अच्छे से रिवाइज करनी है, उसे अप्लाई करना है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं और आगे यूज लाना है। ठीक है, तो ये आपका एक और एग्जाम्पल हो गया। इसे फटाफट से नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए एक और एग्जाम्पल देखें। ध्यान देना है, यहां पर बेस हम बना लेते हैं। सबसे पहले तो ये रहा एनिलीन। ठीक है, अब इसे करते हैं मल्टीप्लाई, 2 3 4 5। ठीक है ना? हाँ, अब इसे कर देते हैं थोड़ा सा ठीक। ओके, देखो भाई, अब सबसे पहले वाले में NO2 लगा है यहां, उसके बाद लगा है यहां, उसके बाद लगा है यहां, उसके बाद यहां कुछ नहीं, और इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, अभी के लिए यहां इधर देखिए। ये वाला वैसे तो कुछ काम का है नहीं, ये वाला कुछ काम का है नहीं। इतने में ही हम समझ जाएंगे इस एग्जाम्पल को। ओके, चलो अब देखो भाई, राइट। अब लोन पेयर तो सब जगह है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। अटैच ग्रुप है यहां पे NO2, ये NO2, ये NO2, सारे के सारे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे। ठीक है, अच्छा। अब NO2 क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो एकदम बढ़िया तरीके से ऑर्थो पोजीशन पे अगर लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने लगता है, लेने लगता है, राइट? तो सबसे ज्यादा अगर ये लोन पेयर डिलोकलाइज होंगे, मतलब कि कम अवेलेबल होंगे, तो वो होंगे यहां पर। ठीक है, सबसे ज्यादा यहां पर। ओके, अब इसके बाद में अगर हम देखें, एक तो ये हो गया, दूसरा ये है मेटा पोजीशन पे, राइट? यहां पे होगा मात्र निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और यहां पे अगर हम देखें तो -m मतलब निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। क्लियर है? सबसे ज्यादा यहां पर ये खींच रहा है, फिर ये खींच रहा है, और कम ये खींच रहा है। तो अगर जो कम खींच रहा है, राइट, इलेक्ट्रॉन्स को, ये लोन पेयर को जो कम खींच रहा है, वो इस लोन पेयर को ज्यादा अवेलेबल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए, राइट? प्रोटॉन को पकड़ने के लिए, नॉट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को पकड़ने के लिए, यानी बेसिसिटी शो करने के लिए यहां पर जो लोन पेयर है ये ज्यादा अवेलेबल है। और सबसे ज्यादा अगर यहां पर इस केस में देखें तो वो एनिलीन का है, नो डाउट। ये तो मैंने रेफरेंस के लिए लिया हुआ है, बात हम लोग इनकी कर रहे हैं। इन तीनों में सबसे ज्यादा अगर लोन पेयर अवेलेबल है कहीं पर तो वो है यहां पर मेटा वाले पे। ठीक है, उसके बाद में अगर देखें अवेलेबल तो है पैरा वाले में, उसके बाद में है यहां पर ऑर्थो वाले में। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं नंबरिंग दे दूं इन्हें, ये है, देखिए, अगर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है,
तो यहां पर सबसे ज्यादा अगर हम बात करें जो बेसिसिटी है वो किसकी होगी, डी की, उसके बाद बी, उसके बाद आएगा यहां पर ए, राइट, नहीं, उसके बाद ये आएगा ना, ये सबसे ज्यादा खींच रहा है तो आएगा सी, और सबसे कम बेसिक हमारा है ए। तो ये है आपका आंसर, इसे फटाफट से नोट करिए। इसके बाद बढ़ते हैं एक और दिलचस्प एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए भाई, फिर से यहां पे होगा एक एनिलीन। इस एनिलीन में यहां पे है इधर NH2, भैया एनिलीन में तो होता ही है, ठीक है, इसे करते हैं मल्टीप्लाई, 2 और 3, बस 3 ही काफी है इस बार, ठीक है। अब देखो भाई, यहां पर हमारे पास एक ऑर्थो पे OCH3 लगा हुआ है, यहां पे मेटा पे OCH3 लगा हुआ है, और यहां पे पैरा पे OCH3 लगा हुआ है। क्लियर बात है, बोलो। अब सबसे पहले अगर हम बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की, तो यहां पर भी इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, और यहां पर भी इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, और यहां पे भी इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो वो पास में डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, राइट। तो यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट अगर देखें तो यहां पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, मैक्सिमम है। यहां पर क्या है, मिनिमम है कि नहीं, क्योंकि दूर है ना, OCH3 दूर है, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं। अब अगर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट देखें तो यहां पे होता है इधर, और इधर भी होता है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, दोनों में है भाई। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहां पे आ जाता है इंडक्टिव इफेक्ट का, यहां पे मिनिमम है, राइट। इलेक्ट्रॉन्स को ये सबसे कम खींच रहा होगा इसमें और इसमें, ठीक है। तो अगर हम बात करें लोन पेयर की, तो लोन पेयर सबसे ज्यादा अवेलेबल कहां पे होंगे, सबसे ज्यादा अवेलेबल नो डाउट यहां पे पैरा में होंगे, ठीक है। पैरा में सबसे ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल होंगे, तो इसीलिए वो सबसे ज्यादा बेसिक भी होगा। अब बात अगर इन दोनों की करें तो यहां पे भैया पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट भी हमें दिख रहा है, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट भी दिख रहा है, और यहां पर तो मात्र इंडक्टिव है, यहां पे भी है इंडक्टिव, लेकिन यहां पर सिर्फ इंडक्टिव है, यहां पर पॉजिटिव मेसोमेरिक भी है, तो यहां पे मेसोमेरिक डोमिनेट कर जाएगा। और यहां पर इस वजह से अगर हम बात करें यहां पर लोन पेयर के अवेलेबिलिटी की, तो ये ज्यादा डोनेट कर रहा है, तो ये ज्यादा अवेलेबल होंगे, तो यहां पे आ जाएगा पैरा के बाद ऑर्थो, राइट, और उसके बाद आएगा यहां पर मेटा, ठीक है। तो POM ये क्या है, पैरा, ऑर्थो एंड मेटा। सबसे ज्यादा बेसिक होगा पैरा वाला, उसके बाद होगा हमारा ऑर्थो वाला, और उसके बाद होगा मेटा वाला। यहां पर जो मेसोमेरिक इफेक्ट है ये यहां पर गड़बड़ कर रहा है, तो इसीलिए जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आपने ध्यान से सुनना चाहिए था। अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप यहां उसे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर नहीं सुना है तो आप नहीं कर पाएंगे अप्लाई, ठीक है। तो फटाफट से इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम लोग बॉन्ड लेंथ की। देखिए, आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इन तीनों में बॉन्ड लेंथ का फर्क है, यस और नो। बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज्यादा होती है, सिंगल बॉन्ड की, फिर डबल बॉन्ड की, और सबसे कम होती है ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ओके। अब अगर आपने रेजोनेंस को अच्छे से पढ़ा है तो हमें यह पता है कि जब रेजोनेंस होता है तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। मतलब सिंगल बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब बड़ा बॉन्ड छोटा बॉन्ड हो सकता है, और फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में वापस भी हो जाता है, तो फिर से वो छोटा बॉन्ड वापस बड़ा हो जाता है। तो यहां पर बॉन्ड लेंथ अलग अलग हो रही है, राइट। मतलब अगर मैं बात करूं, यहां पर मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल है सपोज NH2, और यहां पे है एक 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। और अगर मेरे पास यहां पर है NH, यहां पे डबल बॉन्ड है, और यहां पे है हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग। अगर मैं इसे कह दूं X और इसे मैं कह दूं Y, तो मुझे बताइए कौन ज्यादा है। मतलब बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ होगा यहां पर X का ज्यादा एज कंपेयर टू Y, ठीक है। क्यों, क्या रीजन है, ये एक प्योर सिंगल बॉन्ड है, ये सुनो। और यहां पर अगर देखें तो ये प्योरली एक डबल बॉन्ड है। ये तो बात सिंपल है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की हमें तो ये बात पता है। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। देखो, अगर मेरे पास यहां पर NH2 है और यहां पे है डबल बॉन्ड, ठीक है। अब लोन पेयर है, यहां पर ये रेजोनेट करेंगे,
यस और नो? अच्छा, इसे नाम देते हैं पहले ही हम लोग Z। ये है Z, ये अभी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, रेजोनेंस हो गया। ओके, ये हो गया रेजोनेंस, ये गया यहां। इतना बात समझ में आ गई? क्या बन जाएगा नया मॉलिक्यूल? देखो भाई, NH2 पॉजिटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड, यहां पे कुछ इस तरीके से, और अब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके यहां आ गया है। यस और नो? डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया है, यहां पे आ गया है। अब ये जो Z है ये तो अब डबल बॉन्ड बन चुका है, राइट? डबल बॉन्ड बन गया है। पहले क्या था, सिंगल, अब क्या है, डबल। क्या ये इस तरीके से होता रहेगा? जी हां बिल्कुल, ये इसे स्टेबल करने के लिए वापस जाएगा। मतलब ये जो बॉन्ड है Z, ये कभी डबल बॉन्ड है, कभी सिंगल बॉन्ड है। तो इसे हम कहते हैं कि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इसमें क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मौजूद है। कभी ये डबल बॉन्ड है तो कभी ये सिंगल बॉन्ड है। अब ध्यान से सुनो, ये कभी डबल है कभी सिंगल है। हमें ये पता है कि डबल की बॉन्ड लेंथ कम है, सिंगल की ज्यादा है। अब ये तो हमेशा के लिए सिंगल बॉन्ड है और ये हमेशा के लिए डबल बॉन्ड है। अब इन तीनों में यदि कंपेयर करने की नौबत आती है तो क्या होगा? सबसे ज्यादा, मतलब सबसे बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? वो नो डाउट एक्स की होगी। यहां पे देखिए, नो डाउट एक्स की सबसे ज्यादा होगी। अब इसके बाद ये कभी सिंगल है कभी डबल है ना? अगर मैं इसे 2 कंसीडर करूं और इसे 1 कंसीडर करूं तो ये कभी 2 हो रहा है और कभी 1 हो रहा है। मैं क्या वैल्यू की बात कर रहा हूं? इसके बॉन्ड लेंथ को अगर मैं 2 कंसीडर करूं और इसे मैं 1 कंसीडर करूं तो ये वाला जो Z है ये कभी 2 हो रहा है कभी 1 हो रहा है। तो इसे मैं एक एवरेज ले लेता हूं। इसे एवरेज लेकर अगर मैं 1.5 कर दूं तो, है ना? क्योंकि देखो भाई, अगर मैं इसे 2 कंसीडर करूं और इसे मैं 1 कंसीडर करूं तो ये कभी 2 है कभी 1 है, और मैं अगर एवरेज ले लूं तो ये 1.5 आ जाएगा, राइट? तो Z आएगा X के बाद और उसके बाद आएगा हमारा Y। क्या बात समझ में आ गई, राइट? क्या बात समझ में आ गई? तो रेजोनेंस की वजह से ये जो बॉन्ड है कभी सिंगल होते हैं कभी डबल होते हैं, ठीक है? कभी इन्हें मिल जाती है कोई, कभी वो ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से द बॉन्ड लेंथ इन अ मॉलिक्यूल चेंजेस इफ देयर इज रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन इन दी मॉलिक्यूल। इसका पूरा किस्सा मैंने आपको बेहद बढ़िया तरीके से समझा दिया है और फटाफट से इसे नोट करिए। उसके बाद एक और देखते हैं, फिर एग्जांपल एक और देखते हैं भाई। एग्जांपल ये देखो, अगर मेरे पास यहां पर CH3 CH2 और यहां पे है OH, ठीक है? यहां पर मेरे पास में है CH2 डबल बॉन्ड, यहां पर है CH बॉन्ड OH, ठीक है? और यहां पर मेरे पास है एक बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग को लगा हुआ है OH इस तरीके से, ठीक है? अब मुझे बताइए, लोन पेयर रेजोनेंस में यहां पर जाएगा? बिल्कुल जाएगा। यहां पे रेजोनेंस में जाएगा? बिल्कुल जाएगा, ठीक है? तो यहां पर कितने लगभग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे? 2 बनेंगे शायद, और यहां पे नो डाउट 2 से ज्यादा बनेंगे। यहां पे क्या ये रेजोनेंस में जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है? मतलब ये वाला अगर मैं इसे P कहूं तो ये एक सिंगल बॉन्ड है प्योरली, जी हां, ये एक सिंगल बॉन्ड। अगर इसे मैं Q कह दूं तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यस और नो? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, बोलो, राइट? और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये कभी जा रहा है कभी आ रहा है, फटाफट यहां पर ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो रहा है। लेकिन ये काफी देर तक डबल बॉन्ड रहता है क्योंकि रेजोनेट होकर ये काफी ज्यादा पोजीशंस पे जाता है, राइट? तो यहां पर अगर मैं इसे R कह दूं तो पार्शियल DB तो इसमें भी है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो इसमें भी है लेकिन ज्यादा है। तो अगर इनके बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा P का, उसके बाद होगा Q का और उसके बाद होगा R का। तो ये हो गई इसके बॉन्ड लेंथ की कहानी। आई होप आपको बॉन्ड लेंथ किस तरीके से कम ज्यादा होती है ये अब समझ में आएगा, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। सारा खेल किसका है? रेजोनेंस का है। क्या बात समझ में आ गई? तो एक बार फटाफट इसे भी नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे।
अब ये जितनी भी सारी रिएक्शंस होती है, जो भी तमाम मामला है, ये सब कुछ शुरू होता है बॉन्ड के टूटने से। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज का आना और नाइट्रोजन पे जो भी चार्ज आता है, बॉन्ड शिफ्टिंग है ना, लोन पेयर्स का इधर उधर जाना, यहां पर सब जगह आप देखते हैं कि बॉन्ड टूटते हैं। तो ये बॉन्ड टूटते कैसे हैं? इसे हम क्या कहते हैं? विजन। क्या कहते हैं? फिजन। फिजन और क्लीवेज और ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए ध्यान से, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। ये तो हमें पता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ज्यादातर से ये सारे के सारे कोवैलेंट बॉन्ड से बने हुए होते हैं। किससे बने हुए होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बने हुए होते हैं। अ कोवैलेंट बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज बीइंग शेयर्ड बाय टू एटम्स। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज AB। देखिए, अब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, देखो आप लोग को सबको ये सब पता है, ठीक है, मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी हम दोनों को पता होने के बाद भी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो क्या है भाई कोवैलेंट बॉन्ड? लेट्स सपोज एक A मॉलिक्यूल है, एक B मॉलिक्यूल है, ठीक है, A और B। तो यहां पर बनता है कोवैलेंट बॉन्ड इनके बीच में। अब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है बनता कैसे है? देखो, इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की नजरें आपस में मिलती है, इन दोनों को प्यार हो जाता है और बस इनका बॉन्ड बन जाता है और बेहद सुंदर ये बॉन्ड होता है प्यार का, बहुत ही सुंदर, ठीक है। तो इस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए और बी के बीच में आप यदि ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स डाल दो, दिस इज नथिंग बट अ बॉन्ड। एक बॉन्ड मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बात है? ओके। इसीलिए इन्होंने क्या कहा है? अ कोवैलेंट बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एक कोवैलेंट बॉन्ड में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, विच इज बीइंग शेयर्ड बाय टू एटम्स। दो एटम्स के द्वारा इसे शेयर किया जाता है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए, देखो दोनों के बीच में डॉट्स। ऑर्गेनिक रिएक्शंस इनवेरिएबली इन्वॉल्व फिजन और ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है, यहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में बॉन्ड्स का ब्रेकिंग होता है। और ये बॉन्ड्स कौन से हैं भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से बॉन्ड होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। When the two atoms joined by a covalent bond, जब दो एटम्स कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होते हैं और सेपरेटेड, द प्रोसेस इज टर्म्ड एज फिजन और क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। अब जब ये दो बॉन्ड्स, मतलब कि दो बॉन्ड नहीं, एक बॉन्ड, दो अलग अलग एटम्स के बीच में जो एक बॉन्ड बनता है, जब ये बॉन्ड को आप तोड़ते हैं तो इस तोड़ाव को हम क्या कहेंगे? फिजन कहेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं? फिजन कहते हैं या फिर क्लीवेज कहते हैं, मतलब कि कट जाना। द फिजन और क्लीवेज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कैन टेक प्लेस इन टू वेज। दो अलग अलग तरीके होते हैं इनके भाई। ये बॉन्ड जो टूटता है, जो इलेक्ट्रॉन्स वापस अपने अपने जाते हैं, ये दो अलग अलग तरीकों से होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गिवन कंपाउंड। आपका कंपाउंड किस तरीके से है, ये आप क्या कह रहे हैं? लेट्स सपोज आपके पास है कार्बन और कार्बन, ठीक है, इसे हटा रहा हूं। आपके पास है कार्बन और यहां पे भी है कार्बन। अब इन दोनों के बीच का यदि बॉन्ड हम तोड़ना चाहें तो यहां पर कुछ मामला अलग होगा। कैसे? क्योंकि ये दोनों भाई भाई है भैया, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। ये जितना बदमाश है उतना ही ये भी बदमाश है, राइट। तो जब इनके बीच का बॉन्ड टूटता है तो ये इक्वली टूटता है, मतलब कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, कुछ इस तरीके से होगा, राइट। अब दूसरी तरीका क्या है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में यदि बॉन्ड है, ठीक है। अब यहां पे हम सबको पता है कि बदमाश कौन है? बदमाश है क्लोरीन। क्लोरीन बदमाश है, हाइड्रोजन बेचारा सीधा साधा नन्ना मुन्ना बच्चा है। अब होता क्या है, जब ये इनके बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं तो क्लोरीन जो है बदमाश होने के कारण, इसका तो काम है, इसका अधिकार है कि ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी लेके भाग जाता है, ठीक है। अपना तो लेके जाता ही है, दूसरे का भी लेके चला जाता है। मतलब जब ये टूटेंगे तो यहां पर क्लोरीन के ऊपर आप देखेंगे दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और ये बेचारा नंगा हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन के पास आगे दो इलेक्ट्रॉन और यही दो इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं निगेटिव साइन से, H+ एंड Cl-। और इसीलिए HCl को हम एसिड कहते हैं, क्योंकि एक H+ लिबरेट करता है, H+ बाहर निकालता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कौन से दो तरीकों की मैं बात कर रहा हूं? आपको थोड़ा सा एक आइडिया मैंने दे दिया है, नो डाउट हम इसे पढ़ेंगे। अच्छा, कौन से दो है?
ये डिपेंड किस पे कर रहा है? कंपाउंड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और साथ ही में द नेचर ऑफ द अटैकिंग स्पीशीज, जो स्पीशीज इनके ऊपर अटैक कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का व्यवहार दिखाएगा। क्लियर बात है? ठीक है। होता है ना कई बार कोई लोग ऐसे एक्ट करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, है ना, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब कोई अलग चीज का मोह उन्हें लग जाता है तो वो अपने आप बदल जाता है। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये पहले जो इतना अच्छा हुआ करता था वो अचानक से ऐसा क्यों हो गया। ठीक है, वो अचानक से ऐसा क्यों हो गया? कुछ चीज थी जिसका इन्फ्लुएंस उस पर हुआ। यही चीज को हम कहते हैं रिएजेंट। ये रिएजेंट के वजह से भी बॉन्ड इस तरीके से टूटते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, कहीं पे होमोलिटिक होता है और कहीं पे हेटेरोलिटिक होता है। दो अलग अलग प्रकार है, पहला है होमोलिटिक, दूसरा है हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक मतलब क्या? होमोलिटिक मतलब कि बराबर का हिस्सा होना, दो, ठीक है, ऐसे कट के एक इधर, तू तेरा ले मैं मेरा लूंगा, यह है होमोलिटिक फिशन। इसे आप होमोलाइसिस भी कह सकते हैं। होमो मतलब इक्वल, लाइसिस मतलब कटना, इक्वल कटाव। ठीक है, और हेटेरोलिटिक मतलब जब किसी एक के पास ही पूरा मामला चले जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? हेटेरोलिटिक कहेंगे। हेटेरोलिटिक फिजन और हेटेरोलाइसिस, ये भी हम इसे कह सकते हैं। अब आई होप आपको एक हल्का सा एक पिक्चर तैयार हो चुका है कि ये होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक क्या है, बॉन्ड फिजन क्या है। राइट, दो तरीकों का है बॉन्ड फिजन, एक होमोलिटिक है, एक हेटेरोलिटिक है। बॉन्ड फिजन मतलब क्या? बॉन्ड का टूटना। अब तरीके उसके हैं दो, एक है होमो, एक है हेटेरो। ठीक है, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब ये होमोलिटिक फिजन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। This involves the breaking of covalent bond in such a way that each atom separates with one electron of the shared pair. That is, each atom acquires its initial configuration. मतलब क्या? ये कह रहे हैं, सपोज आपके पास में दो A और B है, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, ये जब टूटेगा तो ये कुछ इस तरीके से टूटेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। मतलब ये किस तरीके से बन जाएगा? A एक इलेक्ट्रॉन इसका और B एक इलेक्ट्रॉन इसका। आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, क्लोरीन और क्लोरीन, Cl2 का एग्जांपल ले लीजिए। इसका जब हम लोग ब्रेक करेंगे, बॉन्ड को फिजन करेंगे, तो यहां पे एक क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे क्लोरीन के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। राइट, इसके बाद और एग्जांपल हाइड्रोजन का ले लीजिए भाई। हाइड्रोजन H2, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा हाइड्रोजन के पास। अब क्या सिर्फ सेम वालों में ही होता है क्या ऐसा? नहीं। देखो भाई, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अच्छे लोग हैं। ठीक है, अच्छे लोग हैं, तो इनके साथ ऐसा नहीं होता। यहां पर जब फिजन होता है तो यहां पर भी रेडिकल और यहां पर भी रेडिकल बन जाता है। अच्छा, ये बात तो मैंने आपको बाद में बतानी थी, पहले बता दी, कोई बात नहीं। कार्बन पे एक यहां पर इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास दिख रहा है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? दीज आर रेडिकल्स। हम इसे क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। ये कब बनते हैं? जब होमोलिटिक फिजन होता है तब। जब होमोलिटिक फिजन बनता है तब। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये टुटाव को? ये देखो भाई, ये ऐसे फिश हुक। मछली पकड़ी है कभी? नहीं पकड़ी, देखी तो होगी पकड़ते हुए, बस फिश हुक। इस तरीके से ये यहां पर जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि एक यहां होगा और एक यहां होगा, इसे ऐसे सेपरेट आउट किया जाता है। आप यहां पर भी करिए, यहां पर भी करिए, सिमिलर तरीके से फिश हुक स्टाइल में। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रेडिकल फॉर्मेशन। रेडिकल बन जाते हैं जब होमोलिटिक फिजन यहां पे होता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। दिस इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन सच अ वे दैट ईच एटम, हर एक एटम सेपरेट्स विथ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर। यहां पे जो शेयर करके एक बॉन्ड बनाया था, उसमें से हर एक एक एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है। ईच एटम एक्वायर्स इट्स इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जैसा वो पहले था वैसा ही हो जाता है। क्लियर बात समझ रहे हो? ठीक। यहां पे क्या कार्बन ही होगा? नहीं, यहां पे CH3। अगर आप CH4 की बात करें तो उसमें भी ऐसे हो सकता है। राइट, ये CH4 का ही एग्जाम्पल है। क्लियर बात है? ओके, चलिए फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद हम देखते हैं आगे। लाइन में अगला नंबर है हमारे हेटेरोलिटिक फिजन का। आपने कभी टग ऑफ वॉर खेला है? क्या होता है भाई टग ऑफ वॉर में?
टग ऑफ वॉर में आपने देखा होगा यहां पर होते हैं बेहद सारे लोग, एक तरफ 2 3 4 जितने भी होंगे, ठीक है, अभी के लिए हम लोग 2 ही बनाते हैं, और यहां पे होंगे 2 और लोग, 2 3 4 जितने भी होंगे, राइट। अब ये वाले जो है इनके लोग ताकतवर है, इनके ये बाइसेप देखो आप, ठीक है, ये बाइसेप इनका देखो, ये बड़े स्ट्रांग है, ठीक है, स्ट्रांग है, खतरनाक है, इनके बाइसेप देखिए आप, इतने मोटे मोटे बिल्कुल, राइट। अब होता क्या है, टग ऑफ वॉर में रूल होता है कि भैया आपको एक रस्सी को पकड़ना है, इस रस्सी को पकड़ के आपको खींचना है, और यहां पर होते हैं कुछ यानी बाउंड्रीज बनाई हुई होती है, और यहां पे एक झंडा लटका दिया गया होता है, ठीक है। अब होता यह है कि आपको भी खींचना है और इन्हें भी खींचना है, जो भी ज्यादा ताकतवर है वो इसे खींच लेगा, ठीक है। अब यहां पे इनके बाइसेप वगैरह बने हुए हैं, ये तो बेचारे हमारे पतले से हैं, एक तो छोटा भी दिख रहा है मेरे को, एक बड़ा है एक छोटा है, इनकी दोनों की हाइट भी सेम है और बॉडी शॉडी भी बढ़िया बना रखी है इन्होंने। तो ये क्या करेंगे, ये फुल एनर्जी लगाकर खींचेंगे। जैसे ये फुल एनर्जी लगा के खींचेंगे, एक टाइम आएगा कि ये जो झंडा है ये यहां से यहां आ जाएगा, मतलब पूरा इनकी तरफ, और ये फिर बाद में जाके गिर जाते हैं, आपने देखा होगा फनी वीडियोस में, तो ये जाके फिर उनके ऊपर गिर जाते हैं सारे के सारे। इतनी ताकत से वो खींचते हैं कि वो हार जाते हैं। मतलब ऐसा ही कुछ होता है हेटेरोलिटिक फिजन में। क्या होता है भाई हेटेरोलिटिक फिजन में, किसी एक के पास ही सारा मामला, मतलब ये अगर हाइड्रोजन है बेचारे, ये गरीब, ठीक है, और यहां पर ये है बेचारे, नहीं बेचारे तो नहीं बोल सकते इनको, हमारे क्लोरीन, ये है पावरफुल, ये है मतलब है ना ताकतवर है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचते हैं। तो जब ये बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, फिजन होता है, तब क्लोरीन के टकले पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और यहां पे आता है पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब करते हैं मुद्दे की बात। यहां पर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके पास पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहां पर बन रहा है एक कटायन और एक अनायन, ठीक है, आयंस बन रहे हैं, यहां पे पोलराइजेशन हो रहा है भारी भरकम, क्योंकि यहां पर क्षमता में फर्क है, एक यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक यहां पर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस कारण हो क्या रहा है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन्स लेकर चला जाता है, भाग जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से किस तरीके से बनता है ये मामला। This involves the breaking of covalent bond in such a way that both the electrons of the shared pair are carried away by one of the atom। मतलब किसी एक एटम के पास दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। देखो भाई ध्यान से, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर ए बी ले लूं, ठीक है, ए बी है मेरे पास में। अब एक किस्सा ऐसा होगा कि जब बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, व्हेन B is more electronegative, तब क्या होगा, तब आप देखेंगे कि A के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और B के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अब किसके पास है, B के पास, क्योंकि यहां पर B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन यह हो सकती है कि अगर आपका A ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो व्हेन A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तब क्या होगा, तब यहां पर आप देखेंगे कि A के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अब A के पास होंगे उस बॉन्ड के, और B के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक अनायन बन गया, एक कटायन बन गया। क्लियर बात है, एक अनायन एक कटायन, एक अनायन एक कटायन। डिपेंड करता है कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कि कौन ज्यादा पावरफुल है। जो भी ज्यादा पावरफुल होगा वो सारा का सारा यहां पर पैसा लेकर भाग जाएगा। देखिए ऐसा ही हुआ है, राइट। तो ये होता है हमारा हेटेरोलिटिक फिजन। क्या बात समझ में आ गई? बोलो भाई, ऐसा एग्जाम्पल दीजिए भाई। देखो भाई C और यहां पे Cl, CH3Cl, कौन है भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव? इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारे क्लोरीन भैया। तो अगर हम देखें तो क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फिजन के बाद क्लोरीन के पास होंगे, और CH3 बन जाएगा बेचारा
एक कटायन। ठीक है, क्लियर बात है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। दिस इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन सच अ वे दैट both the electrons of the shared pair are carried away by one of the atoms। क्या बात समझ में आ गई? अगर हां तो फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब जब ये रिएक्शंस होते हैं होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक, तब कुछ अलग अलग इंटरमीडिएट्स बनते हैं। ये इंटरमीडिएट्स क्यों कहा गया है इन्हें? क्योंकि ये स्टेबल नहीं होते हैं, ये थोड़ी देर के लिए होते हैं, उसके बाद में ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ले दे के अपना जुगाड़ करके ये कुछ और बन जाते हैं। तो ये इन्हें इंटरमीडिएट्स कहा जाता है। क्या? देखो, CH3 बॉन्ड Cl, जब CH3 बॉन्ड Cl है यहां पर हमारे पास, और ये इसका हम हेटेरोलिटिक क्लीवेज करते हैं, तो CH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हो जाता है। यस और नो हो जाता है। ये क्या है? कटायन है। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कार्बोकटायन कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्बोकटायन। क्लियर बात है। ऐसे ही कार्बन आयन भी बनता है, ऐसे ही कार्बन आयन भी बनता है। ठीक है, अब कार्बोकटायन, कार्बन आयन, और हमने थोड़ी देर पहले रेडिकल पढ़ा, राइट? उसे हम क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। हम और पढ़ने वाले हैं, नो डाउट। लेकिन ये इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? देखो, शॉर्ट लिव्ड, इनका टाइम स्पेंड देख लो आप, 10⁻⁻6 सेकेंड्स। भैया बहुत कम टाइम के लिए होते, राइट? तो उसे आप स्टेबल नहीं कह सकते। एंड हाईली रिएक्टिव फ्रैगमेंट्स called reaction intermediates result from the homolytic and heterolytic bond fission। homolytic और heterolytic bond fission के कारण बनने वाले जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। क्लियर है? द इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर फ्री रेडिकल। सबसे पहला तो है फ्री रेडिकल, उसके बाद है कार्बोकटायन, और उसके बाद है कार्बन आयन। उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बीन्स, नाइट्रीन्स एंड बेंजाइन। ये सारे के सारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं। ठीक है, राइट? द इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर फ्री रेडिकल, कार्बोकटायन, कार्बन आयन, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स एंड बेंजाइन। ये सारे के सारे देखेंगे हम, डोंट वरी। सबसे पहला फ्री रेडिकल। क्या होता है फ्री रेडिकल? जब होमोलिटिक फिजन होता है, लेट सपोज मेरे पास यहां पे CH3 और H है, ठीक है, CH4 है, इसको मैंने होमोलिटिक फिजन कराया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां, तो क्या हुआ यहां पर? CH3 और यहां पे हाइड्रोजन। ये क्या है? रेडिकल। इसे कहते हैं हम फ्री रेडिकल। अ फ्री रेडिकल मे बी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग एन ऑड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं आप इसे, ऑड इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, डोंट वरी। दीज रिजल्ट ऑन अकाउंट ऑफ होमोलिटिक फिजन। ये कब बनते हैं? जब होमोलिटिक फिजन होता है तब ये बनते हैं। ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड, किसी कोवैलेंट बॉन्ड का, एंड आर डिनोटेड बाय पुटिंग अ डॉट। ये देखो, एक बिंदु लगाया जाता है अगेंस्ट द सिंबल ऑफ एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम्स। ठीक है, क्लियर बात है? तो फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद समझाते हैं आपको फ्री रेडिकल के बारे में। और चलिए अब कुछ बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देखते हैं फ्री रेडिकल्स के। देखो भाई ध्यान से, सबसे पहला यहां पर लेते हैं हम लोग। जब क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटता है तो यहां पे बनता है क्लोरीन का रेडिकल और दूसरे क्लोरीन का रेडिकल, राइट? नेक्स्ट यहां पर देखिए CH3 और H आपने ऑलरेडी देखा है, यहां पर CH3 रेडिकल प्लस H का रेडिकल। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है यहां पर देखिए CH3, यहां पे कार्बन, यहां पे CH3, एक हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या था? ये था प्राइमरी, राइट? ये है सेकेंडरी। अब जो रेडिकल बनेगा ये बनेगा सेकेंडरी रेडिकल। CH3 बॉन्ड कार्बन, CH रेडिकल, और यहां पर CH3, ये क्या है? ये है सेकेंडरी। ऐसे ही टर्शरी बनता है, राइट? कैसे? देखो, थर्ड हो गया, फोर्थ CH3, यहां पे CH3, यहां पे भी CH3, यहां पे कार्बन और ये हाइड्रोजन। ये टूटा, क्या बना? ये कार्बन, ये 1 2 3 और ये रेडिकल। क्लियर है? और यहां पे एक हाइड्रोजन का रेडिकल। क्लियर है? ऐसा बेंजीन के साथ भी होता है। अच्छा, उसके पहले ये एक और देख लो, CH2 डबल बॉन्ड, CH बॉन्ड, यहां पे CH2 और ये हाइड्रोजन, ये टूटेगा, राइट? तो ये क्या बन जाएगा?
ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 रेडिकल। ये क्या है? अलिलिक रेडिकल है, अलिलिक है, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लो भाई, यहां पे है बेंजीन, ठीक है, और यहां पे एक हाइड्रोजन, इनके बीच का ये टूटेगा मामला, तो यहां पे बन जाएगा एक बेंजाइल रेडिकल, ये रेडिकल, ठीक है, प्लस H रेडिकल। क्या है ये? बेंजाइल रेडिकल। तो यहां पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इतने यहां पर रेडिकल्स हैं, अलग अलग टाइप के मैंने आपको बनाकर दिखाए हैं। क्लियर है? 6 टाइप के केमिकल रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस। अब ध्यान देना है, एकदम ध्यान देना है, फटाफट इधर देखो। केमिकल रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, ये हेल्पर क्या है? हेल्पर मतलब क्या? ये शॉर्ट फॉर्म है हेल्पर। हीट H के लिए, E इलेक्ट्रिसिटी, L लाइट के लिए होता है, P परऑक्साइड के प्रेजेंस में, और R मतलब रेडिकल के प्रेजेंस में। अगर इनके प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होती है तो इट इज नोन एज फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो उन रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल। ट्रिक याद रखना है, हेल्पर HELPR। H से हीट, E से इलेक्ट्रिसिटी, L से लाइट, P से परऑक्साइड और R से रेडिकल। इन पांचों में से किसी के भी प्रेजेंस में यदि रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इट इज अ टाइप ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन। क्या बात समझ में आ गई? तो ढेर सारे एग्जाम्पल, बढ़िया से एक्सप्लेनेशन और बढ़िया से ट्रिक मैंने आपको दे दी है, फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल्स। क्या होती है भाई फ्री रेडिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स? देखिए, फ्री रेडिकल्स आर जनरली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये न्यूट्रल होते हैं, ना ही इन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना ही इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर इनके ऊपर जो चार्ज होता है, मतलब अगर हम बात करें यहां पर H रेडिकल की, इनके ऊपर चार्ज नहीं होता, इनके ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बिहेव करता है लगभग एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो चार्ज है। कहां पर? कार्बोकैटायंस की केस में। देखो, अब आपको पता है कि अगर हम बात कार्बोकैटायंस की करें तो यहां पर टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, ये बात आपको पता है। और ऐसा ही सेम रेडिकल्स में होता है, रेडिकल्स में भी सेम मामला होता है। टर्शरी ज्यादा स्टेबल, उसके बाद एक सेकेंड, टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद होता है सेकेंडरी और उसके बाद होता है प्राइमरी। तो सेम किस्सा इन दोनों का, लेकिन इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अच्छा, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं तो क्या दो सेम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रेडिकल को मिला दिया जाए तो क्या यहां पर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेगा? जी हां, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेगा। दे आर हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल तो यही जैसे कार्बोकैटायन अनस्टेबल है। दे आर शॉर्ट लिव्ड, काफी कम समय तक जीवित रहते हैं ये, एंड हाईली रिएक्टिव ऑन अकाउंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन। दे रेडिली ट्राई टू पेयर अप द ऑड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो दूसरे ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ में रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर ऑब्जर्व्ड इन द फ्री रेडिकल। सबसे पहला, द म्यूचुअल कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स फॉर्म्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। मतलब देखो, यदि मेरे पास क्लोरीन का एक रेडिकल है और मेरे पास दूसरा भी क्लोरीन का रेडिकल है, तो ये आपस में मिलकर यहां पर Cl ये बनाएंगे। ये क्या है? ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पर CH3 और यहां पर भी मेरे पास एक और CH3 का रेडिकल है, मैं अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH3। ये क्या है? ये एक न्यूट्रल है भाई, दोनों के दोनों क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। किससे बने हैं? न्यूट्रल स्पीशीज से। सिंपल सी बात। तो पहला रिएक्शन क्या कहता है? द म्यूचुअल कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्री रेडिकल्स फॉर्म्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। द म्यूचुअल कॉम्बिनेशन मतलब क्लोरीन के साथ क्लोरीन, CH3 के साथ CH3, म्यूचुअल। लेकिन अगर मैं क्रॉस सेक्शन कर दूं भाई इनका, है ना, क्रॉस ब्रीड, तो अगर मैं CH3 और Cl को जोड़ूं तो बात अलग हो जाएगी, वो पढ़ेंगे कुछ क्षण बाद। लेकिन सबसे पहले इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट रिएक्शन देखिए भाई, द रिएक्शन बिटवीन फ्री रेडिकल एंड अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स गिव्स अ न्यू रेडिकल। मतलब देखो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल CH4, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ओके। एक फ्री रेडिकल ले लेते हैं भाई, यहां पर हम लोग लेते हैं Cl, ठीक है, ये रेडिकल। अब होता क्या है यहां पर, ये जो CH4 है वो इस तरीके से होगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये ऐसे टूट जाएगा। ये टूटने के बाद अब हुआ ये कि यहां पर बन गया एक CH3 का रेडिकल और एक हाइड्रोजन का रेडिकल, और क्लोरीन का रेडिकल तो पहले से ही था, यस और नो। अब ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन का रेडिकल और क्लोरीन का रेडिकल आपस में प्यार की भावना जनरेट कर लेते हैं और ये मिलकर बन जाते हैं CH3 का रेडिकल, ये बेचारा अकेला, और यहां पर HCl, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पहले एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो था वो अब रेडिकल बन गया, एक नया रेडिकल बन गया, राइट। देखो, द रिएक्शन बिटवीन फ्री रेडिकल एंड अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल गिव्स अ न्यू रेडिकल, ओके। अ फ्री रेडिकल कैन लूज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ न्यू रेडिकल। मतलब क्या, देखो, अगर मेरे पास CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर एक रेडिकल है, ये प्रेजेंट है, तो होता क्या है यहां पर, कई बार ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, एक रेडिकल इधर और एक इधर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब ये क्या बन जाएगा, देखो भाई, अब जैसे ही यहां पर ये बॉन्ड टूटा तो CH3 का रेडिकल तैयार हो जाएगा, बोलो, CH3 का रेडिकल ये तैयार हो गया। अब यहां पे क्या होगा, ये देखो, ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड O, ये तो था, ऑक्सीजन पे रेडिकल था, यस और नो, यहां पर भी एक रेडिकल आएगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपस में मिल जाते हैं और इनके बीच में प्यार की भावना जनरेट हो जाती है और ये क्या बन जाते हैं, ये CO2 बन जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास CO2 बन गया। देखो, व्हेन अ फ्री रेडिकल कैन लूज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, लूज कर दिया भाई, यहां से टूट गया न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये रहा न्यूट्रल मॉलिक्यूल, टू फॉर्म अ न्यू रेडिकल, ये नया रेडिकल, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं CH3 रेडिकल। तो नया ये हमारा प्रोडक्ट जो है इस रिएक्शन का ये है, ये नया रेडिकल और एक ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल, क्लियर बात है। अब फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इनका जो हम लोग मैग्नेटिक नेचर की बात करें अगर, तो ये डायमैग्नेटिक होते हैं क्या या फिर पैरामैग्नेटिक होते हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है बच्चे, ठीक है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। फ्री रेडिकल्स आर जनरली फॉर्म्ड ईदर इन द प्रेजेंस ऑफ UV या फिर विजिबल लाइट और इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हेल्पर में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला UV लाइट, ये लाइट तो मैंने बता दिया, पेरोक्साइड भी बता दिया आपको, और रेडिकल के प्रेजेंस में भी तो रेडिकल ही मिल रहा था, राइट। तो इलेक्ट्रिक और यहां पर हीट, इनके प्रेजेंस में भी ये रिएक्शंस हो सकती है। हेल्पर अपना ये ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। तो फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब इन रिएक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, चिंता की बात नहीं है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से रिएक्शंस यहां पर होते हैं भाई, ठीक है। देखो भाई, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल्स, कौन से रिएक्शंस है भाई, पॉपुलर रिएक्शंस, वुड्स रिएक्शन गिविंग अल्केन्स, वुड्स की रिएक्शन जिसमें अल्केन्स मिलता है, हम लोग आगे जब पढ़ेंगे इनके बारे में जरूर ये रिएक्शंस को हम लोग हाथ लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स, जी हां बिल्कुल भी यहां पे अल्केन्स बनाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है कोल्ड बेस इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन गिविंग अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ये भी रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ ही टाइम में। उसके बाद में एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, पेरोक्साइड इफेक्ट, खार्श इफेक्ट जिसे कहते हैं हम लोग, यहां पर भी रिएक्शंस होती है फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में। फ्री रेडिकल का वहां पर बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। तो ये चारों रिएक्शंस आपको, मतलब देखो, याद तो करने की बात नहीं है, ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहता था कि भैया जो हम पढ़ रहे हैं फ्री रेडिकल के बारे में वो कहां यूज होता है। अगर आपने ये पहले ऑलरेडी पढ़ा है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ये रिएक्शंस नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूं, आगे ये रिएक्शंस हम लोग जब पढ़ेंगे, नो डाउट सब रिएक्शंस फ्री रेडिकल इन्वॉल्व करती है, ठीक है। तो इसे भी नोट करके रखिए बेटर इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में यह भी पता होना चाहिए कि भैया कौन सा फ्री रेडिकल स्टेबल है, कौन सा नहीं। बेसिकली देखा जाए तो फ्री रेडिकल स्टेबल होते ही नहीं है, बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन इनका होता है, लेकिन इसमें भी तो कुछ होता होगा ना। तो देखो, वो रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ द फ्री रेडिकल्स, द टर्शियरी
अल्काइल फ्री रेडिकल आर द मोस्ट स्टेबल। देखो मैंने आपको बताया था कार्बोकैटायन की कहानी और रेडिकल की कहानी ये लगभग थोड़ी सी सेम होती है, ठीक है। तो इसीलिए द टर्शरी अल्काइल फ्री रेडिकल, राइट, टर्शरी वाले है ना, जैसे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं वैसे फ्री रेडिकल भी स्टेबल होते हैं। टर्शरी फ्री अल्काइल radicals are most stable and methyl free radicals is the least stable. That is the free radical formed easily has greatest stability. जो आसानी से एक फ्री रेडिकल बन जाए वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो देखो भाई टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद में बेंजाइल फिर अलाइल, सब मैंने आपको बना के दिखाया है ये, इसीलिए मैंने यहां पर नहीं लिखे इनके स्ट्रक्चर्स। टर्शरी सबसे ज्यादा, फिर बेंजाइल फिर अलाइल, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी देन प्राइमरी, फिर बाद में आपका आता है मिथाइल विनाइल, लास्ट में विनाइल। उसके बाद ये सारा का सारा मैंने आपको दिया हुआ है, ये आप लिखेंगे एक पेज पर और रखेंगे इसे अपने पढ़ाई वाले टेबल पर और इसे रिवाइज करेंगे निरंतर 2-3 दिन तक और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अप्लाई भी करके देखिए, जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा आप उसे फर्निश करेंगे और उतना ज्यादा अच्छे से आप क्लियर हो जाएंगे उस कंसेप्ट के लिए और याद अपने आप हो जाएगा। रट्टा मारना नहीं, रट्टा मारना नहीं, अप्लाई करो, राइट, अप्लाई करो। अप्लाई करोगे तो वो यूज भी हो रहा है और साथ में याद भी हो रहा है, यूज करते करते याद हो रहा है। सिर्फ रट्टा मारोगे और फिर यूज करोगे ही नहीं तो रट्टे का कोई फायदा नहीं, चाहे कितनी भी तमाम ट्रिक मैं इसमें बता दूं, आप अगर एक बार रट्टा मार लोगे और उसके बाद उसे सॉल्व ही नहीं करोगे तो फिर तो गड़बड़ है। तो मैं ये कहूंगा कि सॉल्व करो, अपने आप याद चीजें हो जाएगी। इतना दिमाग तो भगवान ने हमें दिया है, राइट, जरूरी नहीं हर चीज को ट्रिक बना के ही याद करना है। इतना दिमाग भगवान ने दिया है कि बहुत सारी चीजें हम लोग याद कर सकते हैं। अब याद करने के लिए क्या उपाय है? रट्टा नहीं, हमेशा ट्रिक नहीं, उसे अप्लाई करो 5 से 10 बार, क्वेश्चन सॉल्व करो 5 से 10 बार। आप उस चीज को अप्लाई करोगे तो अपने आप वो आपको जो आपकी अनकॉन्शियस मेमोरी होती है उसके अंदर सेव हो जाता है वो चीज। तो ये अप्लाई करो, ऐसा नहीं हर बार ट्रिक से ही काम चलाओ। ट्रिक उनके लिए होती है जिनका दिमाग नहीं चलता, ट्रिक उनके लिए होती है जिनका दिमाग नहीं चलता, राइट, वही बनाते हैं ट्रिक जिनका दिमाग नहीं चलता। जिनका दिमाग चलता है वो अप्लाई करते हैं और अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए यहां पर लिस्ट लगाई हुई है, इसे आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए, अप्लाई बहुत सारा करने की कोशिश करिए, अपने आप चीजें याद हो जाएगी। तो फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अब इनके बारे में पढ़ेंगे भैया, इनका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। देखो, द कार्बन एटम ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल्स विच इज बॉन्डेड टू ओनली 3 एटम्स। ये कह रहे हैं कि जो कार्बन एटम आपके पास में है विच इज बॉन्डेड टू 3, 1, 2 और 3, विच इज बॉन्डेड टू ओनली 3 एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड नो डाउट आपको पता है, राइट। क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसका? sp2, ठीक है। अब 10 फ्री रेडिकल्स हैव अ प्लेनर स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? प्लेनर। sp2 का स्ट्रक्चर होता है भैया प्लेनर, ठीक है ना, हाँ। With odd electrons situated in the unused p orbitals। अब यहां पे होते हैं भाई p orbitals, ठीक है, कार्बन के पास वेकेंट p orbitals होते हैं और इसी के एक p orbital में होता है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये रहा फ्री रेडिकल। ये क्या है? फ्री रेडिकल है। अनयूज्ड p orbital at right angles to the plane। अगर ये जो पर्पल में मैंने लिखा हुआ है, अगर मैं इसे एक प्लेन कंसीडर कर लूं तो प्लेन के ऊपर ऐसे यहां पर ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। किसी भी एक ऑर्बिटल में यहां पर होगा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन और ये होता है p ऑर्बिटल और इसके अंदर होता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसे हम कहते हैं रेडिकल, ठीक है, टू द प्लेन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। द कार्बन एटम ऑफ द अल्काइल फ्री रेडिकल्स विच इज बॉन्डेड, ये कार्बन एटम की बात चल रही है, विच इज बॉन्डेड टू 3 एटम्स और ग्रुप्स इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दस फ्री रेडिकल्स हैव अ प्लेनर स्ट्रक्चर, एक प्लेनर स्ट्रक्चर है विथ ऑड इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन्स है सिचुएटेड इन दी अनयूज्ड p ऑर्बिटल्स एट राइट एंगल्स टू द प्लेन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर बात है? एकदम बढ़िया, खोपड़िया में घुस चुका है। अगर हां तो फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे।
अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है कार्बोकैटायन के बारे में। फ्री रेडिकल के बाद हम जानकारी हासिल करने वाले हैं कार्बोकैटायन के बारे में। देखिए, कार्बोकैटायंस को हम लोग कार्बोनियम आयंस भी कह सकते हैं। देखिए ध्यान से, व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच कार्बन इज लिंक्ड टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ध्यान से देखिए, CH3 लगा है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहां पे Cl, ठीक है। व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज लिंक्ड टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई इससे तो ज्यादा ही है, और ग्रुप ब्रेक्स अप बाय हेटेरोलिटिक फिजन। कैसे ब्रेक होता है? सारे इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास, मतलब Cl पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और अगर हम बात करें यहां पर इस CH3 की, तो CH3 के टकले पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। कुछ इस तरीके से होगा, यस और नो। द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टेक्स अवे द इलेक्ट्रॉन पेयर व्हाइल कार्बन लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन। अब जाहिर सी बात है भैया, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के दोनों क्लोरीन ले गया, तो कार्बन के पास वो इलेक्ट्रॉन अब नहीं है, इसीलिए आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, एंड दस एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज। Such organic ions carrying a positive charge on the carbon atom, ऐसे आयंस जिनमें कार्बन एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, are known as कार्बोकैटायंस या फिर कार्बोनियम आयंस। आप इसे बेहतर होगा आप यहां लिख दें तो, ठीक है, तो आपको समझ जाएगा। कार्बन के ऊपर होता है, हाइड्रोजन के ऊपर नहीं होता, ये ध्यान रखना है। कार्बन के ऊपर यहां पे पॉजिटिव, Cl के ऊपर यहां पे नेगेटिव, बन गया क्या? कार्बोकैटायन, कार्बोनियम आयन, ठीक है। तो इस तरीके से बनते हैं कार्बोकैटायन। एक बार फटाफट जो भी इंपॉर्टेंट चीजें एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच कार्बन इज लिंक्ड टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को लगा है, ब्रेक्स अप बाय हेटेरोलिटिक फिजन। हेटेरोलिटिक फिजन हुआ, एक पे ज्यादा एक पे कम। द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी कि दूसरा जो कार्बन है लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन को और बन जाता है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, और अब इसे हम कहेंगे एक कार्बोकैटायन, ठीक है। तो नोट करिए फटाफट, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस में सबसे पहला यहां पर हमें पढ़ना है कि भैया क्या क्या अलग अलग तरीके हैं कार्बोकैटायन बनने के। कैसे बनता है कार्बोकैटायन? सबसे पहला बनता है दे आर फॉर्म्ड बाय द हेटेरोलिसिस ऑफ द हैलोजन कंपाउंड। हैलोजन कंपाउंड माने, देखो भाई ध्यान से, अगर मेरे पास CH3 और यहां पर है Cl, राइट। हेटेरोलिसिस मतलब क्या होता है हमें पता है, राइट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। मतलब अगर ये बॉन्ड मैं तोड़ता हूं तो सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड का, ये कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा हमारे Cl के पास। तो देखो भाई क्या बन जाएगा, यहां पे बनेगा CH3, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आया पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले गया, और क्लोरीन के ऊपर आएगा एक नेगेटिव चार्ज, ये बन गया कार्बोकैटायन। ये क्या है? कार्बोकैटायन है। नेक्स्ट है बाय प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन्स और अल्कोहल्स। अल्कीन्स या अल्कोहल्स का प्रोटोनेशन जब हम करवाते हैं तब भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन बनता है। देखो भाई कैसे, CH2 डबल बॉन्ड, यहां पे CH2, ये अल्कीन है। इसका रिएक्शन जब H पॉजिटिव यानी कोई एसिड के साथ हम कराते हैं, एसिड क्या करता है? प्रोटॉन डोनेट करता है, मतलब ढेर सारे प्रोटॉन वहां पे सराउंडिंग में होंगे। अब ये जो अल्कीन है ये इस प्रोटॉन पर अटैक करता है। अब जैसे ही अटैक करता है, बेसिकली एक कार्बन अटैक करता है, ये बॉन्ड ऐसे डबल बॉन्ड ऐसे अटैक नहीं करते, कार्बन अटैक करता है। तो जैसे ही अटैक होता है तो इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो देखो CH2 और यहां पर अब CH3 हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जुड़ने के बाद, ओके। पहले इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए थे, राइट। अब ये हाइड्रोजन जुड़ने के बाद कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? यहां पर 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, राइट। तो यहां पे अब बस एक ही बॉन्ड बचा है, तो CH2 के साथ सिंगल बॉन्ड आ गया, और अब यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा है, ठीक है। अब होता क्या है, ये एक बॉन्ड जैसे ही मैंने तोड़ दिया तो एक पर जाएगा पॉजिटिव, एक पे जाएगा नेगेटिव, क्लियर बात है। अब रेडिकल फॉर्मेशन नहीं कर रहा मैं, ध्यान से सुनना, हाँ, नहीं तो बोलोगे सर आपने तो एक यहां दिया एक यहां दिया था, पहले सेम है ना दोनों कार्बन, इसलिए नहीं। अभी रेडिकल फॉर्मेशन नहीं कर रहा हूं मैं, अभी बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं। जब हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो एक जगह पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव जाता है, और नोट डाउट अगर आपके पास कंपाउंड में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो हमेशा हमेशा वो नेगेटिव चार्ज उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पर ही रहेगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है।
तो क्या होगा, देखो यहां पे अब ये CH2 बॉन्ड, यहां पे CH2 एक पर नेगेटिव चार्ज और एक पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करता है एक H पॉजिटिव पर और ये बन जाता है कुछ इस तरीके से, ये जो कंपाउंड है, क्लियर बात है, ये बन जाता है प्रोडक्ट। तो यहां पे मैंने प्रोडक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है इसीलिए वहां पे नहीं लिखा है। अब अल्कोहल से क्या यही किस्सा होता है, देखो सपोज मैंने यहां पर एक अल्कोहल ले लिया CH3 बॉन्ड OH, मिथेनॉल ले लिया है, ओके। अब इसका रिएक्शन होगा H पॉजिटिव के साथ, ऑक्सीजन के टकले पर जो लोन पेयर हैं इनकी नजर जैसे ही इस H पॉजिटिव पे पड़ती है वो तुरंत उस पर अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद अब आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से हो जाएगा। OH, अब हाइड्रोजन 2 हो गए तो OH2 हो गया। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, यहां पे कितने बना लिए, 3 बना लिए, तो ये तो टेंशन वाली बात है। तो इसके टकले पर आता है पॉजिटिव चार्ज। अब स्टेबलाइज होने के लिए ये कहता है कि भैया मैं अपना खुश हूं, मैं जा रहा हूं टाटा, तो ये यहां से रफा दफा हो जाता है और इस कारण अब ये CH3 पॉजिटिव हो जाता है। तुमको क्या लगता है, ये ऐसे ही चला गया, ऑक्सीजन है भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ लेके गया, ठीक है। हाँ, तो क्या बन गया, यहां पे भी कार्बोकैटायन बन गया, राइट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ओके। नेक्स्ट है बात डीकंपोजिशन ऑफ डायअज़ो कंपाउंड्स। देखो भाई ध्यान से, डायअज़ो कंपाउंड्स मतलब क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन मात्र कितने बॉन्ड बनाता है, 3, यहां पे कितने बनाए हैं, 4, तो यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस नाइट्रोजन की बात करते हैं, कितने बनाता है भाई नाइट्रोजन बॉन्ड, 3 बनाता है, यहां पे कितने बनाए हैं, मात्र 2 बनाए हैं, मतलब एक बॉन्ड अभी भी बचा है, इसीलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है, डेफिशिएंसी नहीं है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये है हमारा डायअज़ो कंपाउंड्स, क्या कहते हैं हम इसे, डायअज़ो कंपाउंड्स कहते हैं। अब ये जो डायअज़ो कंपाउंड्स हैं ये अपने आप में सेल्फ डिकंपोज हो जाते हैं। कैसे होते हैं, देखो ध्यान से, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जाएगा यहां, अब जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज यहां गया, ये बॉन्ड ने अटैक कर दिया एक H पॉजिटिव के ऊपर, बेसिकली यहां पे भी प्रोटोनेशन हो रहा है थोड़ा सा, समवॉट। अब आपका कंपाउंड किस तरीके से दिखेगा, यहां पे आएगा CH3, यहां पे आएगा CH, ये अभी अभी आया हुआ ये वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, इसे मैं अलग कलर से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ये हाइड्रोजन है भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हुआ, यहां पर N सिंगल बॉन्ड से और यहां ट्रिपल बॉन्ड N, ये वाला नाइट्रोजन पर अभी भी पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि यहां पे भी इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं और यहां पर भी इसने 4 बॉन्ड बनाए। अब ये नाइट्रोजन जो है ये क्या करता है, ये इस बॉन्ड को तोड़ देता है, हेटेरोलिसिस हो गया, ठीक है, तोड़ता है, हेटेरोलिसिस हो रहा है, नो डाउट यहां पे कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस कारण से ये इस बॉन्ड को तोड़कर इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ में लेकर चला जाता है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स को ये साथ में ले गया, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स को साथ में ले गया मतलब कार्बन के टकले पर अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, मतलब चमचमाता पॉजिटिव चार्ज यहां पे अब हमें नजर आने वाला है। CH3 बॉन्ड, यहां पे CH, ये वाला नया हाइड्रोजन और इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। क्या है भाई ये है कार्बोकैटायन, क्या है, कार्बोकैटायन है, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। ये क्या है, कार्बोकैटायन है। तो बेसिकली हमने यहां पर 3 स्टेप्स देख लिए हैं कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के। सबसे पहला हमने देखा हाइड्रोलाइसिस, कैसे दे आर फाउंड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ओके। उसके बाद हमने देखा बाय प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स को प्रोटोनेट किया, मिल गया कार्बोकैटायन। उसके बाद अल्कोहल्स को प्रोटोनेट किया, मिल गया कार्बोकैटायन। फाइनली हमने देखा बाय डीकंपोजिशन ऑफ डायअज़ो कंपाउंड्स, किस तरीके से हमने डायअज़ो कंपाउंड को डिकंपोज होते हुए देखा, ये आपको अब समझ में आ चुका होगा। और अगर हां तो फटाफट से इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन तो हमने बना लिया, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखते हैं। कार्बन एटम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। अब देखो, कोई भी कार्बन स्टेबल तब होता है या फिर कोई भी एक एटम कब स्टेबल होता है, जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं यहां पे एक मीथेन को, ये रहा कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन,
ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन। कोई भी जो बॉन्ड बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, हमें पता है, इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो? ओके। अब अगर मैं यहां पर काउंट करूं तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर 2 और यहां पर 2, तो टोटल कितने हो गए? कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बोले कार्बन के आसपास। अगर कार्बन की शेल देखूं मैं तो यहां पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इसका ऑक्टेट जो है ये कंप्लीट है। ओके, अब जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये स्टेबल है, ना इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब ध्यान देना है कार्बोकैटायन, अगर मैं इस हाइड्रोजन को पूरा का पूरा यहां से गायब कर दूं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो आपके पास में कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये बोलो हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन। काउंट करो इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। तो वैलेंस शेल में अब कार्बन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, इस कारण इस कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कार्बन एटम कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज has 6 electrons, काउंट कर लो भाई, 6 electrons in its valence shell, that is 2 electrons less than the octet, octet से 2 electrons कम। अब देखिए the positively charged, ये चार्ज होना चाहिए, the positively charged carbon atom in the carbocation is in sp2, sp2 है ये, sp2 state of hybridization, ट्राइगोनल प्लेनर। मैंने आपको बढ़िया तरीके से sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हो, sp हो, ये कैसे बताना है मैंने इसके आपको ट्रिक ऑलरेडी बताई हुई है। तो ये जो कार्बोकैटायन होता है ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, इस तरीके से ट्राइगोनल प्लेनर होता है। आगे मैं और आपको उसका स्ट्रक्चर बेहतर तरीके से बताऊंगा। ट्राइगोनल प्लेनर होता है और ये एक पूरे प्लेन में, ठीक है, एक इन वन प्लेन, ट्राइगोनल प्लेनर एक प्लेन में होता है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। द 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स which lie in the same plane, बात इनके ऑर्बिटल्स की हो रही है जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ये बॉन्ड्स बने, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होकर इन ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। द 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स which lie in the same plane are involved in the formation of 3 सिग्मा बॉन्ड्स। कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड और इस कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व है, ठीक है? ओके, अब अभी तक बात हो गई है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की 3, involved in the formation of 3 sigma bonds with other atoms or groups while the unhybridized p orbital remains vacant। अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये जो चले गए, अब यहां पे जगह खाली होगी। तो ये जगह जो खाली होती है ये और कुछ नहीं, ये एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, ठीक है? ये क्या है? वेकेंट p ऑर्बिटल। क्या है? एक वेकेंट p ऑर्बिटल है। ओके, द कार्बोकैटायन हैज अ प्लेनर स्ट्रक्चर, ये कार्बोकैटायन का एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। यहां पे एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसीलिए आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एक बार फटाफट इसे नोट करिए। इंपॉर्टेंट यहां पर क्या क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद में इसका ट्राइगोनल प्लेनर है ये पता होना चाहिए। फिर बाद में इसमें वेकेंट p ऑर्बिटल है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड दी लास्ट थिंग कि आपके पास यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फटाफट इन इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब जैसे हमने रेडिकल रिएक्शन की कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी, मैंने आपको बताई थी कि भाई ऐसे ऐसे रिएक्शंस होती है रेडिकल रिएक्शन की, वैसे ही कुछ कार्बोकैटायन की भी है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोकैटायन, सबसे पहला एलिमिनेशन रिएक्शंस जो E1 E2 रिएक्शंस होते हैं, राइट? उसमें से जो E1 रिएक्शन है टू फॉर्म अल्कीन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स एंड अल्कोहल्स, अल्काइल हैलाइड्स एंड अल्कोहल्स, अल्कीन्स का फॉर्मेशन होता है इस रिएक्शन में और यहां पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन भी होता है बीच में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, अल्काइन्स एंड अल्काडाइंस, ठीक है? ये 2। नेक्स्ट है SN1, अच्छा SN1 होगा, ये SN1 रिएक्शन होती है भाई। SN1 रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एंड डायज़ोनियम सॉल्ट्स, यहां पर इसमें भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट लास्ट है मॉलिक्यूलर पिनाकोल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट, पिनाकोल पिनाकोलॉन, ये भी हम पढ़ेंगे। सब रिएक्शंस हम लोग पढ़ने वाले आने वाले टाइम में, चिंता की बात नहीं है। लेकिन अभी के लिए आपको बस मैं एक बता रहा हूं कि भैया कार्बोकैटायन जो हमने पढ़ा है ये आपको आगे कहां कहां देखने के लिए मिलेगा, ये मैंने आपको पहले से इत्तला कर दिया है, ठीक है?
तो ये चारों रिएक्शंस हैं, और भी होते हैं भाई, और भी कई सारी रिएक्शंस में होते हैं, लेकिन मेनली मैंने 2-4 एग्जांपल्स यहां पे आपके लिए रखे हैं। ठीक है, तो नोट कर लो इसे भी, और याद करना इसे बाद में कि सर ने पहले बताया था कि यहां पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। नो डाउट तब भी मैं आपको याद दिलाऊंगा कि याद है, मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो इसे नोट करिए फटाफट, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। दिस इज युवराज सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।